नमस्ते छात्रों, मैं डॉक्टर के.एल. साहू, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का वर्धा। छात्रों, आज हम तीसरे विश्व के देशों की विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है वो विश्व बैंक और तीसरी दुनिया के देश के संबंध में है। ये भाग 3 है, इसमें हम चर्चा करेंगे तीसरे विश्व के देशों में विविधता, मतलब उनके अंतर को देखेंगे। जैसे रोजेन और जोन्स ने एक लिखा है कि तीसरे विश्व के देशों में कई क्षेत्रों में विविधता दिखाई पड़ती है, जो कि इस प्रकार है। सर्वप्रथम बात करते हैं संसाधन के क्षेत्र में। पहला, प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफ़ी कम है, जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ राज्यों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी अधिक है, जैसे जावा यानी इंडोनेशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/3 जनसंख्या पाई जाती है, जबकि तेल उत्पादक देश लीबिया में जनसंख्या काफ़ी कम है। कुछ देशों में शहरी जनसंख्या काफ़ी है, जबकि अन्य देशों में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कुछ देश भूमि की दृष्टि से काफ़ी बड़े हैं, जैसे ब्राज़ील और भारत, जबकि अल साल्वाडोर, लेबनान आदि बेहद छोटे हैं। फिर बात आती है जाति दृष्टि से। तीसरी दुनिया के देश जाति समूहों की दृष्टि से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। चिली जैसे कुछ देशों में समरूप समाज पाए जाते हैं, जबकि अन्य देशों में 2-3 जाति समूह एथिक ग्रुप्स पाए जाते हैं और उनमें काफ़ी मतभेद कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया में आइबोज और हाउसास एवं योरीबा में जो संघर्ष चला उसमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत में भाषा, धर्म और जातिगत विविधता पाई जाती है। फिर बात आती है राजनीतिक विरासत की। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में के राजनीतिक इतिहास में भिन्नता पाई जाती है। कुछ देश जो अभी तक, जैसे मोरक्को, केन्या उपनिवेश थे, जबकि कुछ देशों पर कभी विदेशी प्रभुत्व स्थापित नहीं हो सका, जैसे थाईलैंड। कुछ देश तो काफ़ी पुराने हैं और उनका राजनीतिक अस्तित्व अमेरिका से भी पुराना है, जैसे ईरान। कुछ देश तो उपनिवेशवादी शक्तियों की उपज है, जैसे नाइजीरिया। और कुछ देश भूतपूर्व पृथक राज्यों को मिलाकर अभी अभी संघ के रूप में शामिल हुए हैं, जैसे मलेशिया। फिर बात आती है आधुनिक और परंपरागत विरासत की। आधुनिक और परंपरागत विरासत में तीसरी दुनिया के कुछ देशों में आज भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान। राजनीतिक चेतना का अभाव है, वे पुरातन ग्रामीण धार्मिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ देशों में परंपरागत अवस्थाओं को आधुनिक अभिजन मॉडर्नाइज्ड इलाइट द्वारा चुनौती दी जा रही है। शासन में जन सहभागिता में वृद्धि हो रही है और पुरातन समाज व्यवस्था ढह रही है। साक्षरता का प्रतिशत विकासशील देशों में काफ़ी भिन्न है। फिर शासन संबंधी भिन्नता। तीसरी दुनिया के देशों में कहीं पर पारस्परिक अभिजन्य शासन ट्रेडिशनल रूलिंग एलिट्स, कहीं पर राजतंत्र मोनार्चिस, कहीं पर निर्वाचित सरकारें इलेक्टेड रिजिम्स, कहीं पर पश्चिमी प्रतिमान की सरकारें वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल, और कहीं पर सैनिक शासन मिलिट्री जॉइंट्स पाया जाता है। फिर आर्थिक व्यवस्था। इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि तीसरी विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था, जैसे चिली, पूर्ण रूप से अपने आयात निर्यात पर निर्भर करती है। कुछ देशों के लिए विदेशी व्यापार, जैसे भारत, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ देशों में काफ़ी बाकी लोगों की आय में पनारी अंतर पाया जाता है, जैसे सऊदी अरेबिया। कुछ देशों में समान पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, जैसे श्रीलंका। कुछ देशों का समाज मोटे रूप से औद्योगिक में है, जैसे दक्षिण कोरिया। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया है, जैसे अफगानिस्तान। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हो रही है, जैसे ब्राज़ील। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तत्व मौजूद है, जैसे अर्जेंटीना। तो कुछ देशों की अर्थव्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित है, जैसे वियतनाम। फिर बात आती है छात्रों, इसके बाद आगे जो लेक्चर होगा वो आगे अध्याय में होगा।